तो स्टूडेंट्स अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, की हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। लीवर होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, स्टमक होता है, आई है, नोज है, ईयर्स है, टीथ है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। लेकिन क्या लगता है आपको, सारे ऑर्गन्स जो है क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गन्स करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे आई है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, वैसे ऑर्गन्स को थोड़ा देखेंगे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी दैट। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है माउथ स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली फूड को सबसे पहले हम माउथ में डालते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट कंट्रीब्यूट्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको स्टूडेंट्स बकल कैविटी भी बोलते हैं। फिर आप देख सकते हो कि माउथ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता है स्टूडेंट्स, उसको फूड पाइप या ओएसोफेगस बोलते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन द स्पेलिंग्स स्टूडेंट्स, वहां पे बहुत गलती होती है, राइट। फिर आप देख सकते हो कि इस पाइप से एक दूसरा ऑर्गन अटैच्ड है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना है, दिस इज स्टमक, और ये जे शेप का होता है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर ये जो स्टमक है वो इस कॉइल टाइप स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जो आपको यहां पे दिख रहा है, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस बड़े से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्टूडेंट्स वो जो है वो इस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है यहाँ पे, जिसको रेक्टम बोलते हैं स्टूडेंट्स। और फिर फाइनली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जिसको एनस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ये एनस वही पार्ट है जहां से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आप फूड खाते हो तो आप माउथ में डालते हो, फिर वो ओएसोफेगस से होते हुए से नीचे आता है, फिर वो स्टमक में जाता है, फिर स्टूडेंट्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है, ठीक है। फिर उसमें से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर आप देखो इस तरह से मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम फूड खाते हैं तो उसका कुछ इस तरीके से पाथ होता है, वो इन ऑर्गन से गुजरता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा का पूरा पाथ है जो मैंने आपको बताया यहां पे, उसको बोलते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो गट बोलने का मतलब है या एलिमेंट्री कैनाल बोलने का मतलब है कि ये जो फूड का जो पूरा पाथ है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम के, और ये सारे ऑर्गन्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्गन्स रिलेटेड हम कुछ छोटी छोटी बातें और देखेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो फूड पाइप है इससे फूड नीचे जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक और पाइप होती है जिसका नाम होता है विंड पाइप। तो देखो क्या होता है कि माउथ से सिर्फ फूड ही अंदर नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, माउथ से एयर भी अंदर जाती है। ऐसे तो आप सोच रहे हो कि एयर मेनली नोज से अंदर जाती है, वो ठीक है, लेकिन कुछ एयर माउथ से भी अंदर जाती है। दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सांस लेने का पार्ट है, जो कि हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो माउथ से फूड और एयर दोनों अंदर जाता है। तो फूड को जाने के लिए ओएसोफेगस या फूड पाइप होती है, और एयर के अंदर जाने के लिए विंड पाइप होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग पाइप होती है, और इसमें ये ध्यान में देने वाली बात है कि जो विंड पाइप होती है वो पहले होती है और फूड पाइप जो है पीछे होती है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि आप मुझे यहां फ्रंट से देख रहे हो, तो मेरे गले से नीचे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों जा रही है, ठीक है। लेकिन फ्रंट में कौन सी पाइप है? फ्रंट में कौन सी पाइप है स्टूडेंट्स? फ्रंट में विंड पाइप है, विंड पाइप, और फूड पाइप जो है उसके पीछे है, पीछे में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे फूड पाइप इज बिहाइंड विंड पाइप, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जिसमें कई बार आपको कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं इसको जूम करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, माउथ को, तो देखो जो फूड हम अंदर लेते हैं उसको फूड पाइप से जो पीछे है उससे ही नीचे आना है। तो देयर हैज टू बी मैकेनिज्म कि वो विंड पाइप में ना चल जाए, राइट। फूड को फूड पाइप पे जाना है, विंड पाइप में नहीं जाना है, तो ऐसा कैसे होगा स्टूडेंट्स? तो देखो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो ये फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है विंड पाइप के ऊपर, उसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इपिग्लॉटिस, ठीक है। वो इंश्योर करता है कि फूड जो है विंड पाइप में ना जा सके, फूड पाइप में ही जाए। आप देखो इस एनिमेशन को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। सो आपने देखा है स्टूडेंट्स कैसे वो इपिग्लॉटिस जो है फूड को फूड पाइप में जाने के लिए मजबूर करता है, और विंड पाइप सॉर्ट ऑफ क्लोज हो जाती है ताकि फूड उसमें न जा पाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जस्ट अ स्मॉल पॉइंट विच यू शुड कीप इन माइंड। फाइन स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स। आप देखो ये कितना कंजेस्टेड है। क्यों इतना कंजेस्टेड है स्टूडेंट्स? ये इसलिए इतना कंजेस्टेड है क्योंकि पेट में, हमारे एब्डोमेन में जगह तो बहुत कम है स्टूडेंट्स, लेकिन ये बहुत लंबा होता है स्टूडेंट्स। कितना लंबा होता है स्टूडेंट्स? इट इज अराउंड 6 मीटर्स लॉन्ग, लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
तो स्टूडेंट्स आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि 6 मीटर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। दिस इज अराउंड द हाइट ऑफ अ 2 फ्लोर बिल्डिंग। तो आप सोचो कितना लंबा होता है। तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये हमारे बॉडी में फिट कैसे जाता है। ये ज्यादा मोटा नहीं होता है, थिन होता है और बहुत क्वाइल्ड होता है, तो फिट आ जाता है और इसीलिए इतना कंजेस्टेड भी है स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अब अगर हम ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अराउंड उसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा छोटा होता है। वो लगभग 1.5 मीटर के हाइट का होता है, तो वो आप देखिए थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको यहां पे हो सकता है एक और डाउट आए कि ये जो है ये इतना लंबा है लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, और ये जो है ये ऑर्गन ये छोटा है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। तो उल्टा हो रहा है ना देखा जाए तो देखो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कम है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है। तो नाम है वो विड्थ को ध्यान में रख के दिया गया है, ना कि लेंथ को ध्यान में रख के। स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल बिकॉज इट इज थिन, लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट इज वाइड। समझ रहे हो मेरी बात को। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पे बताता हूं स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि फूड यहां से आता है, फिर वो ट्रैवल करते 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 फाइनली यहां से निकलता है। तो स्टूडेंट जब फूड यहां से निकलता है तो उसने पता है आपको टोटल यहां से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। तो ये जो गट है, ये जो पूरा एलिमेंट्री कनाल है स्टूडेंट्स, उसकी लेंथ कितनी हो गई 9 मीटर्स। तो स्टूडेंट आप सोच सकते हैं कि इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ लगभग 6 मीटर थी, जो लार्ज इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर थी। तो वही मिलकर लगभग कितना हो गया 7.5। तो बाकी चीजें भी तो है, ये ओएसोफेगस है, माउथ है, रेक्टम है, एनस है, इन सबको पूरा को सबको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरा, उसमें जो टोटल डिस्टेंस आ जाती है दैट इज 9 मीटर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा लंबा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, और फूड देखो आप कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमारे बॉडी में, मेनली बिकॉज ऑफ दिस लार्ज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, एक और चीज आप यहां पे देखो स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा ऑर्गन होता है, आप देखो उसका नाम होता है अपेंडिक्स। आपने इसके बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स, ये भी टेक्निकली डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, बट स्टूडेंट्स का कोई खास यूज होता नहीं है। ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका कोई यूज नहीं है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ये कभी कभी ट्रबल ही क्रिएट करता है। कभी कभी क्या होता है कि फूड जब पास कर रहा होता है अपने पास से, तो फूड का अगर कुछ पार्ट इसमें फंस जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको बॉडी में बहुत पेन हो सकता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर किसी भी कारण से आपके पेट का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो डॉक्टर्स कई बार इस ऑर्गन को काट के हटा भी देते हैं ताकि वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, क्योंकि फायदा तो ऐसे भी कुछ उसका है नहीं। इनफैक्ट स्टूडेंट मैं बताऊं, मेरी सिस्टर के साथ भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है, उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। बट एनीवेज स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स बहुत सारे इन ऑर्गन्स की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पे देखते हैं। पहला है स्टूडेंट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है? आप देखो, जो फूड हमने खाया वो इस फूड पाइप से होते हुए नीचे आता है। तो ये कैसे नीचे आता है इस पाइप से? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स। तो देखो, ये जो पाइप है ये कुछ इस तरह की पाइप नहीं है कि एक पाइप ली हमने और कुछ डाला और सट से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये वैसी पाइप नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत टाइट टाइप की पाइप होती है, ठीक है। फूड को इसके नीचे जाने में थोड़ा एफर्ट लगता है क्योंकि ये टाइट है पाइप, लूज नहीं है ऐसे। तो आप देखो, इस पाइप का मैं यहां पे बना रहा हूं वापस से एनिमेशन। तो आप देखो किस तरीके से ये फूड जो है नीचे जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि जो पाइप है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशंस हो रहे हैं। जैसे मैं आपको पॉज करके दिखाता हूं। आप देखो, यहां पे पॉज किया मैंने इसको, ठीक है। तो आप देखो, यहां वाला जो पोर्शन है ट्यूब का वो कैसे कॉन्ट्रैक्टेड है और यहां वाला पोर्शन कैसे एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। फिर अगर थोड़ी देर बाद का सीन देखेंगे तो आप देखो, यहां पे जब फूड आया तो वापस से ये वाला पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है और ये जो है एक्सपैंडेड है। तो क्या होता है कि फूड को नीचे ले जाने के लिए ये जो पाइप है ये मसल की बनी होती है और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से वो फूड को नीचे पुश करते हैं, तो फूड जो है वो नीचे की तरफ आता है स्टूडेंट्स। और यही जो मूवमेंट है या मसल्स का स्टूडेंट्स, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि कैसे फूड इस फूड पाइप से नीचे आता है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और स्टूडेंट मैं बता दूं, सिर्फ इस पाइप से ही ऐसे नीचे नहीं आता है, बल्कि पूरे गट से जब फूड ट्रैवल करता है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही मूव करता है। जब ये स्टमक से भी क्रॉस करता है तो स्टमक के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं ताकि फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़े। और स्टूडेंट्स खासकर आप इंटेस्टाइन में समझ पाएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि इस इंटेस्टाइन में भी जब फूड आगे की तरफ मूव करता है स्टूडेंट्स, तो उसके वॉल्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं उसको आगे ले जाने के लिए। वैसा ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। तो स्टूडेंट्स, पूरे गट में फूड का मूवमेंट कैसे होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। उसके बारे में मैं यहां लिख भी देता हूं, विच यू कैन रीड। तो स्टूडेंट्स, कई बार कुछ बच्चे जो बहुत सोचते हैं उनको एक डाउट आता है यहाँ पे,
वो ये सोचते हैं कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो ऐसा क्यों बनाया भगवान ने। भगवान सिंपली ये काम भी तो कर सकता था ना कि ये जो पाइप है ओसोफेगस उसको सिंपल से बना देता, हम कुछ भी खाते वो नीचे गिर जाता सीधे सीधे, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टूडेंट्स भगवान अगर ऐसा करते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम हो जाती स्टूडेंट्स? देखो आप हमेशा खड़े रहो ऐसा तो जरूरी नहीं है। सपोज करो आपने कुछ खाया और जस्ट खाने के बाद आप ऐसे लेट गए, ठीक, तो अगर ग्रेविटी से ही फूड को नीचे जाना होता तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में जब आप लेटे हो तब तो फूड आगे जा ही नहीं पाता, विंड पाइप से नहीं जा पाता ना स्टूडेंट, तो फूड आगे जा ही नहीं पाता ओसोफेगस से। तो अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है स्टूडेंट तो आप सोच सकते हो कि आप जब लेटे हो तो भी वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा और फूड जो है वो आगे की जाएगा, फूड जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप सोच के देखो, अगर आप उल्टे भी लटके हुए हो इस तरीके से और आप कुछ खाते हो तो उस केस में भी इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड जो है वो सही डायरेक्शन में जाने लगेगा स्टूडेंट। दैट्स व्हाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और भगवान ने बड़े सोच के इस मूवमेंट को बनाया हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्पिंक्टर्स। अब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप यहां पर देखो एनएस पे देखो, ठीक है, तो यहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है जब हम बाथरूम में जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वो वेस्ट मटेरियल हर टाइम नहीं निकलता है। जब हम बाथरूम में जाते हैं और हमें पता होता है कि अब ये वेस्ट मटेरियल हमें निकालना है तभी निकलता है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है आप समझो बात को, स्पिंक्टर जो है वो रिंग टाइप सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एक स्पिंक्टर होता है, एनएस के एंड में एक रिंग टाइप सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो नॉर्मली क्लोज्ड रहता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्लोज रहता है। जब वो ओपन होगा तभी फ्लो बाहर की तरफ आएगा, जब तक वो क्लोज्ड है तब तक कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। तो आप इसको समझ रहे हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हर टाइम हम एक्सक्रीट करते रहते हैं, ठीक, कितनी गंदगी फैलती है स्टूडेंट्स, राइट। तो जनरली वो बंद रहता है, यहाँ पे स्पिंक्टर एक वो बंद रहता है, जब हम बाथरूम में जाते हैं तभी वो खुलता है और चीजें बाहर निकलती है स्टूडेंट्स, आप समझ लो। तो इस टाइप के स्पिंक्टर्स जो है पूरे गट में बहुत जगह पे होते हैं। जैसे ये स्टमक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टमक के एंड पे भी एक स्पिंक्टर होता है। यहां पर जब फूड आता है स्टूडेंट्स, फूड पाइप से होते हुए फूड आता है तो यहां पे 3-4 घंटे तक रहता है और उसके साथ क्या क्या होता है वो हम देखेंगे, बट काफी देर तक रहता है। तो यहां पे स्पिंक्टर का रोल क्या है, वो बंद रहेगा ताकि फूड आगे ना निकल जाए। जब यहां पे 3-4 घंटे हो जाएंगे, जो भी फूड के साथ होना था वो हो गया है, तभी ये स्पिंक्टर यहां पे खुलता है और फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे गट लाइनिंग में कई जगह पे होता है, जैसे स्टमक के बिगनिंग में भी स्पिंक्टर होता है। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम स्पिंक्टर के बारे में लिख भी लेंगे और आपको समझ में आ गया वो क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों ये तो बात हो गई कुछ बेसिक ऑर्गन्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था ना स्टूडेंट्स। तो हमारी बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट जो सबसे पहला ग्लैंड होता है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स कहां होते हैं स्टूडेंट्स? ये तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो माउथ वाला पोर्शन है इसको जूम करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो यहां पर जो 3 नए स्ट्रक्चर आए ना स्टूडेंट्स, वो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो पहले तो आप समझ लें कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो कोई एक ग्लैंड नहीं है, दैट इज ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन योर माउथ। दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? जैसे आप देखो ये जो ग्लैंड है वो यहां है, यहां है, यहां है, यहां, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहां पर है। एक ग्लैंड आपको माउथ के पीछे भी दिख रहा होगा, मुंह की जो कैविटी है उसके पीछे। अच्छा, अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये सैलिवा सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट सैलिवा। सैलिवा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपको पता है, आपको अपने माउथ में वाटर जैसा एक सब्सटेंस फील होता होगा, तो मुझे अभी भी फील हो रहा है, देखो मैं फील कर रहा हूं, आप भी फील कर सकते हो। तो वो जो सैलिवा है वो ये सैलिवरी ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट होता है। और इस सैलिवा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है? उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये नाम आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये क्या काम करता है एग्जैक्टली वो हम थोड़े बाद में देखेंगे। और स्टूडेंट्स देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड, तो दूसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का नाम आपने सुना ही होगा, लीवर। तो लीवर एज सच बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। आप देखो यहां पर होता है, स्टमक के बगल में होता है, काफी बड़े साइज का होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो लीवर है ये एक जूसी सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है बाइल। तो सिक्रीट्स ग्रीनिश येलो बाइल।
तो ये जूसी सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो ग्रीनिश येलो कलर का है और उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? बाइल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि एक और ऑर्गन है यहां पे जो हम देखेंगे। अब देखो ये वाला ऑर्गन, इसको गैल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गैल ब्लैडर। तो लीवर जो बाइल सीक्रेट करता है वो टेम्परेली कुछ देर के लिए इस गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और जब उसकी जरूरत होती है तो आप देखो एक पतली सी डक्ट टाइप चीज आपको दिख रही है, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। तो लीवर का जो बाइल है, जो लीवर ने सीक्रेट किया है, वो गैल ब्लैडर में स्टोर रहेगा। जब उसकी जरूरत है तो बाइल डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? और ये भी ध्यान रखना है कि ये बाइल कहां जाता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि स्टमक के बगल में है तो इसका जो सीक्रेशन है वो स्टमक में आता हुआ है। ऐसा नहीं है, राइट स्टूडेंट्स? देखो मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पे। तो ये आपको लीवर समझ में आ गया स्टूडेंट्स, राइट? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स तीसरे इंपॉर्टेंट ग्लैंड की, जिसका नाम है स्टूडेंट्स पैंक्रियाज। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। ये कहां पे लोकेट होता है? आप देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो स्टमक के पीछे होता है, बिहाइंड स्टमक होता है, ठीक है? स्टमक के लोअर पार्ट में, उसके पीछे। अगर मैं इस पूरे मॉडल को घुमाऊं स्टूडेंट्स, तो आप पीछे से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, और आपको पैंक्रियाज दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टमक के पीछे होता है, राइट? तो लिख लेंगे यहां पे बिहाइंड स्टमक। अभी जो पैनक्रियाज स्टूडेंट्स, ये एक जूस सीक्रेट करता है, और जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या नाम होते हैं उसके? पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ये क्या रोल होता है इनका, वो हम आगे जाके देखेंगे स्टूडेंट्स। और ये जो जूस है पैनक्रियाज का, वो भी कहां जाता है स्टूडेंट्स? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, स्टमक में नहीं जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, ये कहां पे होता है स्टूडेंट्स? माउथ में। लीवर, ये कहां है? स्टमक के बगल में। पैनक्रियाज, ये कहां पे? स्टमक के पीछे, राइट स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने सारे ऑर्गन्स देख लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करना बनता है स्टूडेंट्स। तो आप देखें इस फोटोग्राफ को, देखें इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स को नंबर किया गया है, राइट? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट्स। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपने ऐसा किया होगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं ताकि आप ना चेक कर सकें आंसर। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सारे ऑर्गन्स जिसके बारे में हमने पढ़ा वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो एक साथ में कोलैबोरेट करते हैं ताकि हमें सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे अब वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब आपको वो अमीबा वाली स्टोरी याद आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। तो उसमें हमने देखा था कि ये 5 स्टेप्स होते थे अमीबा में, और मैं आपको उस टाइम बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी वही 5 स्टेप्स होते हैं। तो अब यही 5 स्टेप्स को हम एक एक करके यहां पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। तो स्टूडेंट्स इंजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में बड़ा ही सिंपल होता है। इंजेशन होता क्या है सच? तो मैंने आपको बताया था इंजेशन वो प्रोसेस है जिससे फूड को अंदर लिया जाता है, राइट? तो ह्यूमन बॉडी में फूड लेने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है। जैसा आप इस फोटोग्राफ को देखो, आप देख सकते हो कैसे अपने हाथों से आदमी फूड को अपने बॉडी के अंदर डाल रहा है, अपने मुंह के अंदर डाल रहा है। सो दैट इज इंजेशन। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। तो इंजेशन तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ खास बात करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, राइट? फाइन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में मैं यहां पे लिख देता हूं विच यू कैन रीड। फाइन, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, और ये काफी लंबा चलेगा, इसकी बड़ी डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो डाइजेशन है ये होता क्या है, मुझे याद करके बताओ। हमने पढ़ा था अमीबा के केस में क्या होता है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भी खाना हम खाते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी ले सके स्टूडेंट्स। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ह्यूमन बॉडी में। लेट्स सी कैसे होता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि वो ह्यूमन बॉडी में 3 पार्ट में होता है। जो डाइजेशन का स्टेप है वो 3 पार्ट में होता है। पहले थोड़ा सा वो माउथ में होता है स्टूडेंट्स, फिर वो थोड़ा सा स्टमक में होता है, और फिर फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पूरी तरीके से। तो जो डाइजेशन है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइन स्टूडेंट्स। सो पार्ट 1 में आप देखो माउथ क्या करता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टूडेंट। देखो आप सपोज करो एक पिज्जा खा रहे हो, तो पिज्जा तो बड़ा सा है स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है क्या वो आपके ओएसोफेगस से नीचे जा पाएगा? इतना बड़ा पिज्जा नहीं जा पाएगा स्टूडेंट्स, वो तो बहुत बड़ा है। तो माउथ में उसको इस फॉर्म में लाया जाता है ताकि वो ओएसोफेगस से नीचे जा सके। तो देखो आप देखो कैसे होता है ये। माउथ में 3 ऑर्गन्स हैं, एक है टीथ, दूसरा है टंग और तीसरा है सैलिवरी ग्लैंड्स।
तीनों मिलके आपके पिज्जा का या जो भी आप खा रहे हो उसका फॉर्म चेंज करते हैं। थोड़ा सा कैसे चेंज करते हैं आप देखो। टीथ जो है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, टीथ जो है वो आपके फूड को छोटे छोटे पीसेस में काटता है, ठीक है, हम लिख भी सकते हैं टीथ कट्स फूड इन स्मॉल पीसेस, ठीक है। फिर जो सैलिवरी ग्लैंड स्टूडेंट्स वो आपको सलीवा प्रोवाइड करता है। सलीवा जो है वो वाटर टाइप एक लिक्विड जैसा समझ सकते हो आप, वो इस फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को वेट करता है स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी जो फूड दांतों ने काटा है वो छोटा सा तो हो गया, लेकिन वो ड्राई होगा तो इसोफेगस से आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा, तो उसको थोड़ा गीला करने की जरूरत होती है। तो जो सलीवा निकला सैलिवरी ग्लैंड से वो वही करेगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड प्रोवाइड सलीवा व्हिच मेक्स द फूड वेट, ठीक है। अच्छा, अब ये टंग जो है वो क्या करता है, तो आपको सलीवा और छोटे छोटे कटे हुए फूड को मिक्स करना है, तो टंग जो है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। और फिर फूड को जो आप शैलो करते हो, अंदर लेते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो टंग का रोल भी मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स कि यहां पे क्या हुआ है, टीथ, टंग और सलीवा तीनों ने मिलके फूड को एक ऐसा रूप दे दिया, एक ऐसा फॉर्म दे दिया ताकि वो ओएसोफेगस से आराम से नीचे जा सके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहां पे छोटे छोटे बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, वेट बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स जो ओएसोफेगस से आराम से नीचे जा पाते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट 1 में। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि माउथ में 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, एक तो मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, जो सैलिवा था उसमें एक एंजाइम होता है जिसका मैंने पढ़ा था, जिसका नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट्स, बताया आप, मैंने बताया आपको, सैलिवरी एमाइलेज। स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, ये एक एंजाइम है स्टूडेंट्स। तो जो सैलिवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में, उसमें ये एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज। अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, आप देखो, जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स उसमें काफी सारा स्टार्च होता है। अब स्टार्च क्या है, याद आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अगर स्टूडेंट्स आपको प्लांट वाली कहानी याद है जो फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि प्लांट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं अपने फ्रूट्स में। स्टूडेंट्स ये फ्रूट्स जब हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में स्टार्च आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो सैलिवरी एमाइलेज है वो इस स्टार्च के साथ रिएक्ट करके उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड होता है, हमारी बॉडी इससे न्यूट्रिशन नहीं ले सकती है, तो इसलिए इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ने की जरूरत होती है। तो माल्टोज जिसमें ये टूटा है वो थोड़ा सिंपलर कंपाउंड होता है, हालांकि ये भी अभी उतना सिंपल नहीं है, इसको और तोड़ने की जरूरत है, लेकिन और तोड़ने का जो प्रोसेस है इसका वो स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा काम हो चुका है, स्टार्च एक स्टेप टूट चुका है, माल्टोज बन चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स कई बार बोला जाता है कि माउथ में ये जो हुआ है ये पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हैपेंस इन माउथ, माल्टोज इज फॉर्म्ड। समझ लो, पूरा डाइजेशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये भी हमारे काम का नहीं है, अभी इसको फर्दर और तोड़ने की जरूरत है जो आगे जाके होगा स्टूडेंट। अच्छा, यहां पर ये जो रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स, इसको आप फील भी कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स आप राइस खाते हो, तो राइस जो होता है वो बेसिकली फुल ऑफ स्टार्च होता है, उसमें बहुत स्टार्च होता है, ठीक। अब स्टूडेंट्स अगर आप उसको माउथ में बहुत देर तक च्यू करोगे ना, तो आपको एक मिठास फील होगी, स्वीटनेस फील होगी। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने राइस को बहुत देर च्यू किया तो बहुत सारा स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज थोड़ा स्वीट होता है, इसलिए आपको स्वीटनेस फील होती है। यू कैन ट्राई दिस स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि जो डाइजेशन है उसको वो 3 स्टेप में होता है, माउथ में, स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में। और माउथ में क्या होता है वो मैंने आपको यहां पे बताया स्टूडेंट्स, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू स्टमक। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्टमक में फूड 2 से 4 घंटे तक रहता है, तो यानी यहां पे बड़ी सारी एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स। क्या एक्टिविटीज होती है, तो देखो इस स्टमक के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स नहीं है। तो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के सरफेस पे अटैच, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स। देखो यहां पे मैंने इसको झरने के फॉर्म में बनाया है जस्ट टू मेक इट फनी, बट एक्चुअली वो इस शेप के नहीं होते, वो उसे समझने के लिए स्टूडेंट्स। अब ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, वो अपना अपना सिक्रीशन करते हैं, और उन सिक्रीशंस का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक जूस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस। तो स्टूडेंट जब फूड यहां पे आएगा तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ रिएक्ट करेगा, गैस्ट्रिक जूस में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 3 मेन चीजें होती हैं। एक तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स पेप्सिन।
दूसरा इस गैस्ट्रिक जूस में होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वही स्टूडेंट जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और तीसरा इसमें होता है स्टूडेंट्स म्यूकस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपाउंड्स होते हैं, अब तीनों क्या करते हैं फूड के साथ वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फूड हमने खाया स्टूडेंट्स में बहुत सारा प्रोटीन होगा, ठीक है। जैसे अगर आप बीन्स खाते हो तो बीन्स से बहुत प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो पेप्सिन है गैस्ट्रिक जूस का, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, मतलब उस प्रोटीन को छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ये डाइल्यूट HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये तभी अच्छे से काम कर सकता है जब उसके सराउंडिंग में एसिडिक इन्वायरमेंट हो, इसलिए इसकी जरूरत होती है, इसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं पेप्सिन रिक्वायर्स एसिडिक इन्वायरमेंट, तो इसीलिए HCl है यहां पे। अच्छा, दूसरा एक और काम करता है, जो आपने फूड खाया स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, तो ये जो एसिड है उन जर्म्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, किल्स द जर्म्स व्हिच कम्स विद आवर फूड, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। देखो यहां पे ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सीक्रेट हुआ है। अब ये थोड़ा डेंजरस होता है, आपको तो पता है स्टूडेंट्स एसिड्स कैन बी डेंजरस। तो ये जो है आपके स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है, उसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है। तो म्यूकस जो है वो ये होने से रोकता है स्टूडेंट्स। मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे जो ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। उसमें पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइल्यूट HCl होता है जो पेप्सिन को हेल्प करता है वर्क करने में, और दूसरा जर्म्स को किल करता है, और म्यूकस होता है जो एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक को डैमेज होने से बचाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कि स्टमक में 3 से 4 घंटे में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो एक्टिविटी हुई वो हमें समझ में आया। उसके बाद फूड थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया है, राइट। थोड़ा सा डाइजेशन माउथ में हुआ, थोड़ा सा स्टमक में हुआ, लेकिन फूड अभी भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अभी वो कैसा है, पार्शियली डाइजेस्टेड। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वहां पे उसका कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विल नाउ मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि डाइजेशन का जो थर्ड फेज है और फाइनल फेज है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है तो उसके साथ जो होता है उसको भी हम 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स पैनक्रियाज कहां पे होते हैं, आप याद करें थोड़ा, स्टमक के पीछे होता है। और मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस इमिट करता है, सिक्रीट करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज जो जूस इमिट करता है स्टूडेंट्स, उसमें 3 एंजाइम होते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से एंजाइम होते हैं, याद करें आप स्टूडेंट्स। एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है लिपेज। ये तीनों का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, विद राइट स्पेलिंग। ये तीनों जो है स्टूडेंट्स वो एंजाइम्स है और वो फूड के साथ बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है स्टूडेंट्स वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये जो लिपेज है स्टूडेंट्स वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं वो फैट्स की बहुत कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होती है जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट लाइपेज वो काम करता है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स। तो पहला मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाज का जूस वहां पे आया और उसने क्या किया। अब दूसरा स्टूडेंट्स मैंने आपको लीवर के बारे में बताया था, याद आ रहा है स्टूडेंट्स। लीवर कहां होता है स्टूडेंट्स, याद करें, स्टमक के बगल में होता है, बड़ा सा ऑर्गन होता है। और वो क्या सीक्रेट करता है, उस जूस का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बाइल सीक्रेट करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लीवर जो होता है वो बाइल सीक्रेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको एकदम भूलना नहीं है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये बाइल जो है वो क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होके वो 2 काम करता है। पहला काम जो वो करता है वो कुछ ऐसा है, यहां पर जो पैनक्रियाज से एक एंजाइम निकला है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, उसको काम करने के लिए एक एल्केलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो बाइल है वो एल्केलाइन होता है नेचर में, जैसे वो HCl था वो एसिडिक था नेचर में, वैसे ये जो बाइल है वो एल्केलाइन होता है नेचर में, ठीक है। तो इसका एक तो काम ये है कि इसके प्रेजेंस में, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो इसके प्रेजेंस में पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो सही से काम कर पाता है। तो एक तो इसका काम ये हो गया कि बाइल प्रोवाइड्स एल्केलाइन एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स। देखो बाइल का जो दूसरा यूज है वो कुछ ऐसा है कि बाइल जो है फूड के साथ मिक्स होके उसमें जो फैट होता है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता है। पूरी तरह से ब्रेक डाउन तो नहीं कर पाता है, बट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है, फिर दूसरे एंजाइम उस पर एक्ट करके उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि बाइल ब्रेक्स डाउन
complicated molecules of fat into small globules so that they can be further digested by another enzymes. समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? तो ये बाइल का यूज हुआ, दो यूज हुआ। एक तो क्या हुआ कि वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज को ठीक से काम करने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें होती है मेनली। तो एक मैंने आपको बता दिया पेंक्रियास का क्या रोल है वहां पे, दूसरा लीवर का क्या रोल है। अब देखो तीसरी चीज और क्या होती है, स्पेस कम है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने आपको ये दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बताए जो अपने सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना, उसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने आपको देखो शावर्स के फॉर्म में यहां पे दिखाया है, हालांकि वो उस शेप के होते नहीं है। ये जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं ये भी बहुत सारे एंजाइम्स इमिट करते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसको और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो हम लिख सकते हैं स्मॉल ग्लैंड्स ऑन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो फूड के साथ मिक्स होकर उनको डाइजेस्ट करता है, राइट स्टूडेंट्स? तो अब देखो क्या हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आए, पैनक्रियास से आए, लीवर से आए, और फिर उसके वॉल्स पे जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं उससे भी आए। अब यहां पे ये सारे एंजाइम्स मिलके फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर चुके होते हैं। थोड़ा सा डाइजेशन माउथ में हुआ होता है, फिर थोड़ा सा स्टमक में भी हुआ होता है, और यहां पर अब इन सब के कारण कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। फूड जो है, जो भी हमने कॉम्प्लिकेटेड फूड खाया था, वो सारा का सारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट चुका होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटीन्स हमने खाया होता है वो एमिनो एसिड्स में टूट चुका होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया होता है स्टूडेंट्स वो ग्लूकोज में टूट चुका होता है, जो फैट्स हमने खाया होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स बन गया होता है टूट के, कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज बन गए होते हैं, फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन गए होते हैं by the time food has come in small intestine because of all these enzymes। तो आप देखो ये सब जो हमने खाया था ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन उनसे ये सब जो बना है वो बहुत सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऐसे सिंपल और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और इनसे न्यूट्रिशन ले सकती है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही बात? सो पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं जिनके बारे में लिख सकते हैं कि कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी, राइट स्टूडेंट्स? तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स पहला प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे होता है, इंजेशन, डाइजेशन कैसे होता है वो देख लिया। अब टाइम है स्टूडेंट्स किसका देखने का, एब्जॉर्प्शन को देखने का। तो पहले तो हमें रिकॉल करने की जरूरत है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का मतलब है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स अब बन गए हैं डाइजेशन के बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके, दैट इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, राइट? वही होता है एब्जॉर्प्शन में, आपको याद होगा स्टूडेंट्स। देखो कैसे ये फिनोमेना हमारे बॉडी में होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना स्टूडेंट्स, वहां पे हमें फोकस करने की जरूरत है। उसके वॉल को अगर हम जूम करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, उसमें हमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, उनको विली बोलते हैं। और उसमें से आप किसी भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अगर देखोगे वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब देखो ब्लड की एक बड़ी खास बात होती है स्टूडेंट्स कि ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कोई चीज एक बार ब्लड में डाल दी तो पूरे बॉडी तक पहुंच जाएगी, ब्लड उसको पूरी बॉडी तक लेके जाएगा। वैसे कुछ यहां पे होता है। तो देखो क्या होता है कि इस विली में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। अब क्योंकि यहां पर जो एमिनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज ये सब बने थे ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस पोर से होते हुए वो ब्लड वेसल में आ जाते हैं स्टूडेंट्स और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और एक बार ब्लड में मिक्स हो गया तो ब्लड उसको पूरे बॉडी में ले जाके सर्कुलेट कर देगा। तो हो गया ना एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स। तो यही तो होना था एब्जॉर्प्शन में कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स बने वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पर ये जो एब्जॉर्प्शन में विली और ब्लड वेसल्स का रोल है वो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। उसको मैं यहां लिख भी देता हूं सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेल। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जिसका नाम है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा कि जो फूड के सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे पूरे बॉडी में पहुंच गए बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है? तो एसिमिलेशन में क्या होगा स्टूडेंट, जो फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा।
और फिर वो जो एनर्जी है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कामों को करने में यूज की जाएगी, जैसे कि नए सेल्स बनाने हैं, बॉडी को ग्रो करना है, कोई दूसरी एक्टिविटी बॉडी में होनी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो होगा। तो एसिमिलेशन में बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट, जो फूड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है वो भी अपने आप में पूरी कहानी है, जो कि हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, जो दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं लिख भी देता हूं यहां पे जो एसिमिलेशन में होता है कि इन एसिमिलेशन food reaching to the body is converted into energy. This energy is then used for different activities of life like growth, making new cells, etc. Right students? अब ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एसिमिलेशन में होने वाली आधी कहानी बताई है। दिस इज ओनली वन पार्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो तो बॉडी यूज कर लेगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट्स की जो एनर्जी बनी वो ज्यादा है और जो रिक्वायर्ड है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स बताएं। प्लांट में मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा एनर्जी है उसका क्या होता है, तो यहां पर जो एक्सेस एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो बॉडी में स्टोर हो जाएगी, स्टोर्ड इन बॉडी। और यहां पे वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, प्लांट्स का आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने बोला था स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहां पे वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर एक्सेस एनर्जी है तो जो एक्सेस पार्ट है उसका वो बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा हमारे डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में जाके, ठीक है। और कभी हमारे बॉडी में अगर एनर्जी की कमी पड़ गई किसी कारण से, तो ये ग्लाइकोजन से एनर्जी ड्राइव की जाएगी। जैसे मान लो आप किसी कारण से खा नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उस टाइम में आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। या फिर आप कुछ बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको एक्सेस एनर्जी की जरूरत है, तो उस केस में जो बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो दैट इज एसिमिलेशन स्टूडेंट्स। एंड विद दिस वी आर डन विद इट। और अब हम बात करेंगे इजेशन की। तो स्टूडेंट्स इजेशन में होता क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। इजेशन जो है वो वही प्रोसेस है, याद आ रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो हमारे बॉडी में देखो वो कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपने कुछ खाया, पिज्जा खाया, ठीक है, तो वो पिज्जा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपके बॉडी में नीचे गया, गट लाइन में नीचे गया और स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, उसकी हमने बात की। तो क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में कि वो जो पिज्जा है उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, जैसे मैंने आपको बताया एमिनो एसिड बना, ग्लूकोज बना, फैटी एसिड्स बने, ये सब बने, ठीक है। तो पिज्जा में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो ब्रेक होकर सिंपल कंपाउंड बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, और ये बड़े काम के हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये सिर्फ आधी स्टोरी है, यहाँ पे कैच क्या है, कैच क्या है कि पिज्जा में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ना वो माउथ में डाइजेस्ट हुआ, ना स्टमक के एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर पाए, ना स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को डाइजेस्ट कर पाए, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा सब्सटेंस हो जिसको बॉडी डाइजेस्ट करना ही नहीं चाहती क्योंकि हमारी बॉडी के काम के है ही नहीं, राइट स्टूडेंट्स। तो वैसे जो कंपाउंड्स हैं वो बच जाएंगे फाइनली स्टूडेंट्स, राइट। तो आपका जो पिज्जा है वो इन काम की चीजों में ब्रेकडाउन हो गया और कुछ चीजें बच गई स्टूडेंट्स, और ये सब कहां हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते, ठीक है। तो यहां पर जो काम की चीज भी है और बेकार चीज भी है, तो इस बेकार चीज को हमें बॉडी से निकालने की जरूरत है। काम की चीजें तो बॉडी में सर्कुलेट हो गई ब्लड के हेल्प से, राइट। अच्छा, अब ये जो बेकार की चीज है स्टूडेंट्स, उसका क्या होता है, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है, समझ में आया, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज एंटर करती है, वो चीज जिसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है, वो काम की चीज नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। सो अब देखते हैं यहां लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। यहां पर जो वेस्ट मटेरियल एंटर होता है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी होता है और कुछ लिक्विड भी होता है, मतलब वाटर भी होता है। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल को भी अगर हम जूम करके देखें स्टूडेंट्स, तो उसमें भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विली बोलते हैं, वैसे ही कुछ जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में थे स्टूडेंट्स, राइट। यहां पर ये विली क्या करते हैं, यहां पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वो न्यूट्रिएंट्स एमिनो एसिड वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया था। यहां पर जो विली है लार्ज इंटेस्टाइन के, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जो सब्सटेंस एंटर किया उसमें सॉलिड भी है और वाटर भी है। तो इंटेस्टाइन के वॉल पे जो विली है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसे जैसे ये सब्सटेंस लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा उसमें वाटर का अमाउंट कम होता जाता है, राइट, वाटर का अमाउंट कम होता जाता है। तो फाइनली एक सॉलिड सा सब्सटेंस यहां पर रेक्टम में पहुंचता है, और जब ये सॉलिड सब्सटेंस रेक्टम में पहुंचता है तो आपको एक अर्ज आती है, आपको एक फीलिंग आती है कि आपको टॉयलेट जाने की जरूरत है। तो आप टॉयलेट जाते हो, और टॉयलेट जाते हो तो यहाँ पे एनएस में एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर के मैंने आपको बताया था, वो ओपन होता है और वो वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है।
राइट स्टूडेंट्स? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको यहां पे लिख भी देता हूं, यू कैन रीड दैट आउट ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए स्टूडेंट्स। सो विद दिस वी आर डन विथ ऑल दीज 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हैपेंस इन आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा लंबा था, मुझे समझाने आपको टाइम लगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो 5वें स्टेप है वो कैसे कैसे हमारे बॉडी में होते हैं। इंजेशन कैसे होता है वो तो बड़ा सिंपल था, डाइजेशन कैसे होता है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा माउथ में, थोड़ा सा स्टमक में, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे एसिमिलेशन हुआ और फाइनली कैसे इजेशन हुआ स्टूडेंट, जिससे वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस से बाहर निकला स्टूडेंट्स। ठीक, हमने यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स की बात की, बहुत सारे ग्लैंड्स की बात की, बहुत सारे ऑर्गन्स की बात की, वो सब भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है आप समझते ही हैं। आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी टूथ का फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में टूथ थोड़ा सा डीके हो चुका है, आप देखो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस फोटोग्राफ में तो डीके जो है बहुत ही ज्यादा हो चुका है। टूथ डीके को एक और नाम से भी जानते हैं, डेंटल केरीज। डेंटल केरीज, डेंटल केरीज और टूथ डीके एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम बेसिकली समझना चाहते हैं कि टूथ डीकेज क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम उसको समझ लेंगे स्टूडेंट्स तो हम प्रिकॉशंस लेंगे ताकि हमारे टूथ में डीके ना हो। तो टूथ डीके क्यों होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर देखो मैंने बना रखा है यहां पे। तो बेसिकली 3 लेयर्स मैंने आपको यहां पे दिखाए हैं टूथ के। जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है व्हाइट रंग का जिसको हम देख पाते हैं, उसका नाम होता है इनामेल। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इनामेल। टूथ का जो सबसे बाहर का लेयर है स्टूडेंट्स, का नाम क्या है, इनामेल। फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है जो आपको यहां पे ग्रे में दिखाई दे रही होगी, उसका नाम होता है डेंटिन, डेंटिन। और बिल्कुल अंदर जो लेयर होती है स्टूडेंट्स उसका नाम होता है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। वो थोड़ा पल्पी होता है, फ्लेशी होता है, नाम इसलिए उसका है पल्प कैविटी। तो इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात हम देख सकते हैं। इनामेल जो है स्टूडेंट्स हार्डेस्ट पार्ट इन बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट इन बॉडी, हार्डर देन बोन्स। तो इतना हार्ड क्यों होता है ये, क्योंकि इसको तो बहुत सारी चीजें काटनी पड़ती है ना स्टूडेंट्स। बहुत सारे फूड जो हम खाते हैं वो बहुत टफ हो सकते हैं, तो उनको काटने के लिए इनामेल हैज टू बी वेरी हार्ड, ठीक, इवन हार्डर देन बोन्स। डेंटिल, डेंटिल थोड़ा सॉफ्ट होता है स्टूडेंट्स, सिमिलर टू बोन। पल्प कैविटी जो है वो थोड़ा फ्लेशी होता है एंड इट हैज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इनामेल और डेंटल में नहीं होते स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया टूथ का। अब देखो टूथ डीके कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। शुगर इज प्रेजेंट इन फूड वी ईट, ठीक है, जो भी चीज हम खाते हैं उसमें शुगर होता है। कुछ चीजों में शुगर कम होता है, कुछ चीजों में ज्यादा होता है, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इनमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे टूथ के लिए हार्मफुल होता है। देखिए कैसे। बैक्टीरिया इन माउथ, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं स्टूडेंट्स जो जनरली हमें हार्म नहीं करते हैं बट कुछ सिचुएशन में हार्म भी कर सकते हैं। देखो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो शुगर हमारे फूड के साथ हमारे माउथ में आता है उस शुगर से वो एसिड बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एसिड जो है वो चीजों को इरोड कर सकता है, खराब कर सकता है। जैसे किसी स्ट्रांग एसिड को आप अगर फ्लोर पे डाल दोगे तो फ्लोर जो है वो कोरोड हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो एसिड हमारे माउथ में बन रहा है वो हमारे टीथ को खराब कर सकता है, कोरोड कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैन डिस्ट्रॉय इनामेल एंड डेंटल स्लोली, ठीक है। तो बैक्टीरिया के हेल्प से ये थोड़ा थोड़ा जो एसिड बन रहा होता है हमारे माउथ में वो पोटेंशियली इनामेल और डेंटल लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारे टीथ को, ठीक है स्टूडेंट्स। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता होगा स्टूडेंट्स, आप देखें हमारे माउथ में सैलिवा होता है जो सैलिवरी ग्लैंड से आता है, हमने देखा है। वो सैलिवा क्या करता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को कट कर देता है, ठीक है, जिसके कारण ये एसिड हमें हार्म नहीं पहुंचा पाता है। तो सैलिवा न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड दस आवर टीथ आर सेव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एसिड हमारे माउथ में बनता है वो पोटेंशियली टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सैलिवा हमें बचा लेता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोगों के टीथ ऐसे येलो हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं। तो ये येलो क्यों हो जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फूड हम खाते हैं उसकी एक थिन लेयर टीथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, एक थिन लेयर फूड की यहां पर डिपॉजिट हो जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फूड की जो थिन लेयर होती है उस थिन लेयर में माउथ के कुछ बैक्टीरिया भी फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थिन लेयर किस चीज की लेयर है, फूड और बैक्टीरिया की,
इस लेयर को डेंटल प्लेग भी बोलते हैं, डेंटल प्लेग भी बोलते हैं। देखो आप, improper brushing leads to deposit of food along with bacteria in mouth on teeth, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेंटल प्लेग, दिस इज कॉल्ड डेंटल प्लेग। इस डेंटल प्लेग के कारण हमारे टूथ खराब होते हैं। देखो कैसे होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एक टूथ हमने बनाया है। अब देखो पल्प, फिर डेंटिन, इनामल और प्लेग की ये येलो लेयर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा समझना, ये जो प्लेग की ये डेंटल प्लेग की जो लेयर है, उसमें फूड है, फूड में शुगर होगा, ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया भी है, ऐसा मैंने आपको बताया। अब ये जो बैक्टीरिया है वो शुगर का क्या करेगा स्टूडेंट, शुगर से वो एसिड बनाएगा, जैसे हमने पहले देखा, ठीक। तो वो जो एसिड है वो अंदर ही अंदर यहां पे इनामल और डेंटिन को क्रोड करना शुरू करेगा, ठीक। और अब सैलिवा बचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देखो सैलिवा जो है वो हमारे माउथ में है यहां पे, ठीक है, ये सैलिवा है। तो ये जो एसिड सिक्रीट हुआ वो अंदर हुआ, अंदर एसिड जो बना वो अंदर बना, वो अंदर ही अंदर टूथ को खराब कर रहा है। और सैलिवा तो अंदर जा नहीं पाएगा इस येलो लेयर के कारण, माउथ का सैलिवा तो अंदर नहीं जा पाएगा येलो लेयर के कारण, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा और एसिड जो है वो स्लोली टीथ को खराब करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टूथ जो है वो टीके हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं, ड्यू टू डेंटल प्लेग सैलिवा फेल्स टू प्रोटेक्ट कोरोडिंग ऑफ टूथ बाय एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स, और टीथ हमारे खराब हो जाते हैं। टीथ जो हमारे खराब हो जाते हैं उससे क्या डिसएडवांटेज होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। सपोज को टूथ में ये कैविटी हो गई, ठीक है, एसिड ने डिस्ट्रॉय कर दिया टीथ का ये वाला पार्ट। तो स्टूडेंट देखो क्या होगा, बाहर यहां पर माउथ में हमारे जो और बैक्टीरिया होंगे वो शुगर से एसिड बना रहे होंगे, और ये जो एसिड है स्टूडेंट्स अब वो क्लियरली अंदर जा सकता है ऐसे, ठीक है, पल्प तक पहुंच जाएगा, क्योंकि डेंटिन और इनामल तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये जो एसिड है वो आराम से पल्प तक पहुंच जाएगा, और पल्प में जब वो पहुंच जाएगा तो नर्व्स के कांटेक्ट में आएगा। और जब ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स कि नर्व्स और एसिड ये कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत दर्द होता है, ठीक है, दांतों में बहुत सीवियर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं, व्हेन एसिड comes in contact with nerves in pulp cavity, it creates toothache and inflammation, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इन सब से बचने के लिए हमें रेगुलरली टूथ को ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो न्यूट्रिशन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन 2-3 टर्म्स यहां पे और हम समझना चाहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। जो ऑर्गेनिज्म ये मोड को फॉलो करते हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में भी बहुत पहले डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, हार्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओमनीवोर्स जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं, ठीक। लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको एक और तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। अब देखें स्टूडेंट्स, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लीज आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, नाम थोड़े से अजीब है। हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों में एग्जैक्टली क्या होता है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। सेप्रोट्रॉपिक मोड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। Organisms obtain food from decaying dead animals and plants. जैसे स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखें, इसमें एक एनिमल जो है वो डेड है और डीके कर रहा है, ठीक, डिकम्पोज हो रहा है। इनसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब स्टूडेंट्स कोई डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से, डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जा रहा हो तो उसको बोलते हैं
सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए होंगे, वो इससे फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना रखे हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एग्जांपल है जैसे कुछ फंगाई और कुछ बैक्टीरिया इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स क्या हो गए? वो वैसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म्स derive food from the body of other organisms without killing it। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल दूं, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं। आपको पता है ये बात? हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो हमारे बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहा है बिना हमें किल किए। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, इट इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहा है बिना हमें मारे हुए, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, और हमारी बॉडी से ये फूड ऑब्टेन कर रहा है तो हमें बोला जाएगा होस्ट। ठीक, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। ऑर्गेनिज्म्स डेराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म्स विदाउट किलिंग इट। ठीक, बिना उसको मारे, उसके बॉडी पर ही वो रहते हैं और उससे फूड लेते हैं, लेकिन होस्ट को मारते नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, आप समझ गए? वो डेड प्लांट्स और एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको बिना मारे। ठीक है, हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म्स टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन द बॉडी and follow ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। स्टूडेंट्स, हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड अंदर लेता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड अंदर लेता है, फिर ये जो 5 स्टेप्स हमने पढ़े हैं उन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, या फिर ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स, ये सब भी हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स,